देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और ये कहानी शुरू होती है उस वक्त की जब मेरी एक नई जॉब लगी थी। दरअसल मुझे हॉस्पिटल में काम करना था और इस जॉब के अंदर प्लस पॉइंट ये था कि मुझे अपने ही गांव के अस्पताल में काम करना पड़ता था। और इससे बेहतर जॉब आखिर मेरे लिए क्या ही हो सकती थी। अस्पताल में काम करते हुए मुझे 15 दिन बीत गए थे। फिर उसके बाद अस्पताल वालों ने मेरी सैलरी तो बढ़ा दी थी, लेकिन मुझे एक ऐसे इलाके में पटक दिया जहां पर हॉस्पिटल तो मौजूद था, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा ही पसरा रहता था। उस अस्पताल में रहते रहते मुझे काफ़ी घुटन महसूस होती थी। कभी कभी जब मैं मुर्दा घर के पास से गुजरता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर 10 से 15 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी में तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने मुर्दा घर की सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश की तो एक ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ जो मेरी ज़िंदगी में किसी बड़े ही भयानक तूफान से कम नहीं था। तो आइए जानते आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में जो आज भी मेरी रूह को कपकपा कर रख देता है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन रात के लगभग 10:30 बज रहे होंगे। आज मैं अपनी नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल में गया हुआ था। अस्पताल में मेरा काम इतना ही होता था कि मुझे डॉक्टर और नर्स की दवाइयों को काउंटर पर ला कर रखना होता था और हिसाब किताब करना होता था। लेकिन कभी कभी मैं घूमने के लिए मुर्दा घर के आजू बाजू के इधर भी चला जाया करता था। फिर ऐसे में उसी रात घूमते घूमते मुर्दा घर के पास चला गया। जैसे मैं मुर्दा घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर हलचल हो रही थी। वैसे तो वहाँ पर इस तरह की अजीब हरकतें होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से हरकतें हो रही थी वो थोड़ी गंभीर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस मुर्दा घर के अंदर बैठकर कोई रो रहा है। मुझे लगा कि कहीं किसी परिवार का साथी मुर्दा घर के अंदर तो नहीं रह गया। फिर मैं जैसे अंदर जाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ था जिसने काले रंग की कंबल को ओढ़ कर रखा हुआ था और वो सिसक सिसक के रो रहा था। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मैं सीधा उसके पास आने लगा। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाता कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भैया, उस तरफ कहाँ जा रहे हो? अब ये सुनते मैं एकदम से पीछे मुड़कर देखने लगा तो मैंने पाया कि ये मुर्दा घर का ही वही कर्मचारी था जो यहाँ की रखवाली करता था। उसे अपने पीछे देखकर मैंने कहा, अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मुर्दा घर के अंदर कोई आदमी घुस गया है? अब मेरी बात को सुनते ही वो बंदा मेरी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते बोला, अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर ही जब मैंने वापस से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि सच में वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बार के लिए तो मैं थोड़ा सहम उठा, पर उसके बाद मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और वापस से मरीज के रूम में चला गया और उनकी जानकारी लेने लगा। फिर बीच बीच में रह रहकर वो चीज़ें मुझे याद आती तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद रात के लगभग ठीक 1 बजे के आसपास मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार ये आवाज़ मुझे अस्पताल के बिल्कुल बाहर से आ रही थी और इस बार मैं जैसे बाहर की तरफ निकला तो मैंने देखा कि सड़क के बिल्कुल किनारे पर मुझे एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा था। वो बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला आदमी था जिसको मैंने मुर्दा घर के अंदर देखा था। उसने अपने चेहरे और अपने पूरे बदन के ऊपर एक कंबल को लपेट के रखा था, जिसकी वजह से मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था। लेकिन इस बार किसी ने भी मुझे टोका नहीं और मैं उसके पास पहुंच गया। जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसे बड़े ही आराम से कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह बीच सड़क के ऊपर बैठकर रो क्यों रहे हो? पहली बार में तो उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी तरफ पलटा और उसके बाद उसने बड़ी ही गंभीर हालत में जवाब देते हुए कहा, मेरे घर वालों की तबीयत ठीक नहीं है। अब ये सुनते मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर उसके घर वालों की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मुर्दा घर में क्या कर रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि तभी उसने कहा, यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे मेरा घर है, वहीं पर मेरे घर वाले दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहे हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम से पिघल गया था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन आप मुझे बताइए, आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? मैं उनका कोई ना कोई इलाज तो कर ही दूंगा। अब ये सुनकर वो एक झटके के साथ ही खड़ा हो गया और उसके बाद उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वो पैदल ही चलने लगा
तो मैंने भी उसके पीछे पीछे पैदल ही चलना शुरू कर दिया। इस जोरदार ठंड में मेरी तो हालत वैसे ही खराब होती जा रही थी, पर फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चला गया। और थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे सामने की तरफ एक छोटा सा कस्बा नजर आने लगा। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए एक टाइम की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। फिर मैं जैसे उस बस्ती में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग कंबल ओढ़कर सोए हुए थे और उन सभी की कंबल बिल्कुल एक जैसी थी। उनके हुलिये को देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मगर मैं अभी भी उस आदमी के पीछे पीछे चलता जा रहा था जो आदमी मुझे यहाँ तक लेकर आया था। फिर मैंने देखा कि वो आदमी अब उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर एक मकान टाइप में बना हुआ था। वो एक बहुत ही कच्चा सा मकान था जिसकी ऊपरी सतह टूटकर अब पुरानी ईंट नजर आ रही थी। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे एक बूढ़ा सा आदमी नजर आया और उसके साथ ही एक बूढ़ी महिला भी, जो दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रही थी। फिर मैं जैसे उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े निशान बने हुए थे और उनके अंदर से खून टपक रहा था। दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने ऐसी बीमारी पहली बार देखी थी, लेकिन इसी बीच मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के पैरों की दिशा एकदम उल्टी साइड में घूमे हुए थे, जो कि मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था या फिर उनकी बताई गई कहानियों से मुझे ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम थी कि जिस इंसान के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं अक्सर वो एक भूत ही निकलता है। वहाँ पर जितने भी लोग मुझे नजर आ रहे थे उन सभी के पैरों की दिशा बिल्कुल ऐसे ही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे आकर मेरे बहुत ही नज़दीक खड़ा हो गया था। ऐसा महसूस होते ही जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था, पर इस बार उसकी कंबल उतरी हुई थी और उसका चेहरा अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर एक बार के लिए तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो फपोलेदार चेहरा इतना डरावना था कि अब तो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी उसने मुझे एक जोरदार धक्का मारा और धक्का खाते ही मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि वहाँ से मुझे चारों तरफ का नज़ारा एकदम ही नॉर्मल लग रहा था। न ही तो वहाँ पर कोई कस्बा बना हुआ था और न ही उन 3-4 लोगों के अलावा मुझे कोई वहाँ पर नजर आ रहा था। अब मैं समझ गया था कि मैं भूतों की बस्ती के बीच में जाकर फंस गया हूँ और यहाँ से बचकर भागना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मैं एक ऐसी जगह पर फंस गया था जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि पिशाचों के लिए बनी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जब मुझे अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो मैंने वहाँ से फिर से पैदल पैदल भागना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते मैं नेशनल हाईवे पर पहुँच गया। नेशनल हाईवे पर आने के बाद भी मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे अस्पताल तक ड्रॉप कर सके, इसलिए मैंने अपने दम पर ही तेज तेज भागना स्टार्ट रखा। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि मैं बुरी तरह से थक गया हूँ तब मैंने अपने आजू बाजू में देखा और वो चीज़ देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से मैंने भागना शुरू कर दिया था। और इतने में ही 3-4 लोगों की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 से 4 लोग आपस में किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही 3-4 लोग थे जिनका मैं इलाज करने के लिए यहाँ तक पहुँचा था। जैसे मैंने उन सभी को एक साथ देखा तो मेरी हालत गंभीर होने लगी। बाद में मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फिर से अपने रास्ते की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बार किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था और इस बार ना केवल मुझे पीछे से पकड़ने का एहसास हो रहा था, उसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना पूरा का पूरा हाथ मेरी कमर के अंदर घुसा दिया था और मुझे गीला गीला महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने पीछे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वो खून था जो मेरी पूरी शर्ट को गीला कर चुका था और फिर मेरी कमर भी पूरी तरह से दर्द करने लगी थी। और अंत में मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं अब चाहकर भी दौड़ नहीं पा रहा था। मेरे कदम अब एक ही जगह पर जम गए थे और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शरीर को संभाल सकूं। लिहाजा मैं वहीं पर गिर पड़ा और नीचे गिरते मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आंखों में कुछ गिर गया हो। मैं अपनी आंखों को लगातार मसलते जा रहा था, लेकिन वो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
फिर धीरे धीरे वो जैसे ही दर्द कम हुआ तो उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को चबाना शुरू कर दिया हो। पर मुझे अपने पैर के तले के अंदर भी दर्द महसूस हो रहा था। इतना भयंकर दर्द होने के बाद भी मैं चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसी बीच मुझे उम्मीद का एक दिया जलता हुआ दिखा। दरअसल मैंने देखा कि मुझे सामने की ओर से किसी बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि अब तक मैं बुरी हालत में था और ऐसी हालत में अपनी जगह से खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर किसी तरह से मैंने अपने आप को हिम्मत दी और फिर खड़ा होने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे आजू बाजू में मुझे बहुत ही सारे लोग महसूस हो रहे थे जो मेरे शरीर को नोचने का काम कर रहे थे। तभी वो बस मेरे बहुत ही करीब आ गई और जैसे उस बस की हेडलाइट मेरे शरीर पर पड़ने लगी तो मेरा शरीर और भी ज़्यादा दर्द करने लगा। कहीं ना कहीं बस ड्राइवर समझ गया था कि मैं बहुत ही गंदी हालत में हूँ, इसलिए बस ड्राइवर ने बस को मेरे बगल में लाकर रोक दिया था। तब तक तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे बस मेरे बगल में आकर रुकी तो उसके बाद मेरी हालत और भी गंभीर हो गई और उसके बाद मेरी सांसें भी अटकने लगी। फिर मैं बेहोश हो गया और बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और आज मुझे करीब 6 दिन के बाद अब होश आ रहा था। जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने घर वाले वहाँ पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे और अपने घर वालों को अपने सामने देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि मेरा बचना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो तो भला हो डॉक्टर साहब का, जिन्होंने किसी तरह से मुझे एक नई ज़िंदगी दी। फिर मैंने उस पूरी घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया और इत्तेफाक से वहीं पर वो आदमी भी खड़ा हुआ था जो मुर्दाघर की रखवाली किया करता था। दरअसल इस समय वो मेरे लिए खाने की व्यवस्था किया करता था और उसके और मेरे बीच में काफ़ी अच्छी बनती भी थी। फिर उसके बाद उसने एक कहानी मेरे सामने ज़ाहिर करते हुए बताया कि ये 4 साल पहले की बात है, जब उस हॉस्पिटल के बाहर की तरफ एक भिखारी बैठा करता था। उस भिखारी के घर वालों की एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसके पास आमदनी ना होने की वजह से किसी भी डॉक्टर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद पता चला कि उसके परिवार की अचानक ही मौत हो गई थी और अपने परिवार की मौत के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद से वो यहाँ के मुर्दाघर के अंदर और साथ ही अस्पताल के बाहर कई बार नजर आता है और उसने पहले भी कई सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं की हैं। ऐसे में हम लोग उसके बारे में किसी को नहीं बताते, वरना लोग इस अस्पताल के अंदर नौकरी करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद से मैंने भी उस अस्पताल में जाना बंद कर दिया और साथ ही उस नेशनल हाईवे के करीब रहने वाले उस भूतिया अड्डे को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरी रूह पूरी तरह से कपकपा उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।